नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु महादशा और अंतरदशा प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, हमारी ये श्रृंखला जारी है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, इन चार ग्रहों की महादशा और अंतरदशा प्रभाव को हमने जान लिया है। प्रिय दर्शकों, ये विषय इतना बृहद, इतना व्यापक है जिसे किसी एक वीडियो में कभी समेटा नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए तो कई एक वीडियो बनाने पड़ेंगे, तब जा करके इस विषय को हम भली भांति समझ लेंगे। जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में है, किस स्थिति में है, वो उच्च का है, नीच का है, वक्री है, मार्गी है, अस्त है, मृत है, इन सभी बातों से ग्रह की महादशा पर अंतर आता है, उसके प्रभाव में अंतर आता है। परंतु यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं मेरी ही तरह, तो जब आप इन कार्यक्रमों को देखेंगे, एक दो कार्यक्रम देखें, तो आप धीरे धीरे इन चीजों को समझ जाएंगे कि इसका फल कथन करना कैसे है। प्रिय दर्शकों, यदि अभी तक आपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, इन चार ग्रहों की दशाओं का जो वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूं, आपने नहीं देखा तो उसे पहले देखिए। एक और बात, ऐसा नहीं है कि महादशाओं से संबंधित चर्चा ये मैं पहली बार कर रहा हूं, इससे पहले भी इससे संबंधित मैंने वीडियोज बनाए हैं। जन्म कुंडली अध्ययन करते समय भी इसकी चर्चा गाहे बगाहे में करता रहता हूं। तो अगर आप पूर्व के मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो फिर मैं समझ सकता हूं कि आप इस विषय को समझ लेंगे। आज चर्चा देवगुरु बृहस्पति की है। सबसे पहली बात, पहले ग्रहों के विभाग को आपको समझना होगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये एक विभाग है। तो बुध, शुक्र, शनि, राहु, ये एक विभाग है। इन दो विभागों में ग्रहों को विभक्त करके रखा हुआ है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की मित्रता यानी पंचधा मैत्री की भी चर्चा मैंने आपको पूर्व में समझा रखी है, जिसमें ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक मित्र है और कौन सा ग्रह नैसर्गिक शत्रु है। वैसे भी आप इस बात को ऐसे समझ लिए, जन्म कुंडली अध्ययन में एक पंचधा मैत्री में से एक देखा जाता है ग्रहों की तात्कालिक मित्रता। तात्कालिक मित्रता की चर्चा भी मैंने पूर्व में बता रखी है, सो आपने उसे देखा होगा, ये मैं मान करके चल रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। गुरु की दशा है। अब मान लिया जाए कि गुरु की दशा वृषभ लग्न की कुंडली के लिए, तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु सर्वाधिक अकारक ग्रह होते हैं, सामान्य शब्दों में कहूं तो मारक ग्रह होते हैं। तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब देव गुरु बृहस्पति मारक ग्रह हैं तो सीधी सी बात है कि उनकी दशा मार्केस कहलाएगी। तो मार्केस की दशा कभी अच्छी तो नहीं हो सकती। साधारण जवाब है जी हां, मार्केस की दशा अच्छी नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा, साधारण जवाब। लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में जाएं, समझने का प्रयत्न करें। अब मान लिया जाए कि वृषभ लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है, परंतु इसके बावजूद गुरु अच्छी स्थिति में है, किसी अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या तब भी हम यही फलादेश करेंगे कि नहीं, गुरु आपको केवल और केवल नुकसान पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे? गुरु अपने अति विशिष्ट भाव में बैठे हैं, तब भी क्या क्षति पहुंचाने की ही हम बात करेंगे? जवाब है ना, निर्भर करता है। अब मान लिया जाए गुरु नीच राशि में है तो संभव है कि फलादेश में अंतर आएगा। अब मान लिया जाए कि मेष लग्न की ही कुंडली है या कर्क लग्न की ही कुंडली है, लेकिन देव गुरु नीच राशि में बैठे हैं, तो क्या हम तब भी ये फलादेश करेंगे कि नहीं, देव गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल करेंगे क्योंकि ये आपकी कुंडली में ये कारक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु ग्रहों के अवस्था और प्रभाव का बहुत बड़ा अंतर दशा और अंतरदशा पर पड़ता है। पहला ये पॉइंट आपके मन में क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दशा जो होती है वो 16 साल की होती है। आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जो विभाग है वो विवाह कराना, यानी शिक्षा, संतति, विवाह, जीवन में धन, धान्य, ऊंचाई इत्यादि जितना है सब कुछ गुरु के पास है। तो ऐसा नहीं कि मेष के लिए गुरु के पास है और वृषभ के लिए किसी और के पास ये जाना है। वृषभ के लिए भी ये सारा विभाग गुरु के ही पास है। तो गुरु का आपकी भी कुंडली में उतना ही प्रभाव मान्य है। साधारण शब्दों में कहूं तो देव गुरु बृहस्पति की महादशा में जातक को ज्ञान का लाभ, विवाह, संतति, धन, धान्य, मान, सम्मान इत्यादि की वृद्धि जीवन काल में होती है। हाँ, पेट जन्य रोग भी उसको होते हैं, लेकिन फिर भी देवार्चन इत्यादि में उसकी रुचि जागना, श्रेष्ठ कर्म करना, विशेष पद की प्राप्ति होना, ये सब देव गुरु की महादशा में साधारणतया पाया जाता है कि मिलता है। अब बात वही आ जाती है घूम फिर करके कि भाई जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं मारक हैं, क्या उनके लिए भी देवगुरु इतना ही अच्छा प्रभाव देंगे? तब जवाब आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभाव में अंतर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर देवगुरु अकारक हैं
तो विवाह का समय है तो विवाह नहीं कराएंगे, देवगुरु विवाह ही कराएंगे, लेकिन संभव है कि तब विवाह में बाधा उत्पन्न होगी, परेशानी होगी, दिक्कतें आएंगी, बात नहीं बन पाएगी, ये सब दिक्कतें आएंगी। अब ये कब होगा? जब देवगुरु पीड़ित हो, जब देवगुरु नीच के हों, जब देवगुरु अस्त्यामृत हों इत्यादि, जन्म कुंडली में षडाष्टक भावों में बैठे हो, छठे आठवें 12वें में बैठे हों, तब ये प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं फिर से दोहरा दूं कि प्रत्येक लग्न में ये फलादेश थोड़े से अंतर के साथ ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसके मूल को समझ लें तो फिर कुंडली आपकी आंखों के सामने आते ही आप फलादेश समझ लेंगे। अब हम चलते हैं, आप प्रत्येक ग्रह के अंतर में गुरु कैसा प्रभाव देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, गुरु में गुरु का अंतर जो होता है उच्च भवन, वस्त्र, आभूषण, स्त्री, पुत्र, धन लाभ कराने वाला होता है। यानी गुरु की दशा में जो गुरु का अंतर होता है उसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया। फिर वही बात आ जाती है कि मैं हमेशा कहा करता हूं कि किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर अच्छा नहीं होता है। तो फिर ये मैंने कैसे कहा कि गुरु में गुरु का अंतर बहुत अच्छा होगा? जवाब समझने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते हैं कि गुरु की दशा से पहले किसकी दशा होती है? राहु की दशा। राहु की दशा हर किसी के जीवन काल में एक ही सी परेशानी स्थिति उत्पन्न करते हैं, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद, मानसिक अशांति, अस्थिरता इत्यादि। अब मान के चलिए कि 18 साल जहां राहु परेशानी में डाला हो तो गुरु में गुरु आते ही अपना अच्छा प्रभाव तो दे नहीं सकते हैं कभी, और देंगे भी तो पता कैसे चलेगा। लेकिन मान लिया जाए कि आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, दशम का राहु है, एकादश का राहु है, जिसने आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिया है, तो फिर गुरु अगर आपकी कुंडली में गुरु भी अच्छी स्थिति में है तो गुरु में गुरु के अंतर में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब गुरु में शनि, देखिए महादशा के प्रभाव को समझना है, अंतरदशा के प्रभाव को समझना है, तो सबसे पहले ये जानिए कि इन दोनों ग्रहों की युति से कैसा प्रभाव निकलेगा। गुरु और शनि की युति क्या कराता है? तो गुरु और शनि की युति व्यक्ति को दीक्षा दिला देता है, साधु संत बना देता है, उदासीन कर देता है, मोह भंग कर देता है। साधारण एक शब्द है, मोह भंग कर देता है। तो बस उदाहरण से समझिए कि प्रभाव कमोबेश ऐसा ही होगा। गुरु में जब शनि का अंतर चलेगा तो जातक के जीवन में उसकी स्थिति जो होगी उदासीन हो जाएगी। अब हम इसी उदासीनता का विश्लेषण करते हैं। जब हम किसी की महादशा जन्म कुंडली में देखते हैं तो हमने एक शब्द जाना, उदासीनता। अब हम इसी उदासीनता का विश्लेषण करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि किसी की कुंडली, हमारे पास ऐसी कुंडली पड़ी है, तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न में गुरु कारक नहीं है। अब गुरु में शनि का अंतर आया, शनि बेहद कारक ग्रह है, शनि तुला लग्न के लिए बेहद कारक ग्रह है, तो हम कह देंगे कि भाई आप तो उदासीनता की तरफ जा रहे हैं। अब जबकि तुला लग्न के लोग उदासीनता छोड़िए, साधु बनना या सन्यासी बनना, इनका उनके जीवन पर कोई ज्यादा प्रभाव ही नहीं होता है, इस तरफ उनकी दिलचस्पी ही नहीं होती, तो ये फलादेश तो गलत हो गया। नहीं, ये शब्द गलत नहीं है, उदासीनता बहुत सही शब्द है। अब हम फलादेश में बदलाव लाएंगे। कैसे? गुरु में शनि का अंतर है, संभवतः आप अपने कार्य क्षेत्र की तरफ से उदासीन होंगे, दाम्पत्य की ओर से आप उदासीन होंगे। यहां पर पॉइंट चेंज होगा, शब्द वही है, उदासीनता। परिस्थितियों के आधार पर हम उसको फिट करेंगे, मध्य प्रेमी बनाएंगे। अब मान लिया जाए कि कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली में गुरु उच्च के हैं और शनि की का अंतर आया है, शनि भी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो हम कहेंगे मध्य प्रेमी बनाएंगे? नहीं, यहां पर नशा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, नशा। तो अगर लग्न हमारे लिए ऐसा है जहां साधक या साधना की भावना रखता है, तो यहां मद्यपान शब्द को हम सीधा चेंज करेंगे, आपके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे तब फिर कि आपकी साधना में बहुत जागृति बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि मद्यपान से हम सीधा नशा साधना की ओर कैसे चले गए? तो एकदम बिल्कुल विपरीत बात हो गई। मैं वही समझाना चाहता हूं कि परिस्थितियों के भेद से फलादेश विपरीत हो जाता है। हम हर जगह एक ही बात लागू नहीं कर सकते। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो जातक साधु सन्यासी में प्रेम करने वाला, साधु सन्यासी से प्रीति करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, बाकी धन की प्राप्ति इत्यादि भी होगी। गुरु में बुध का अंतर बहुत अच्छा माना गया है, मंत्री पद, कोई ऊंचा पद, मान सम्मान में वृद्धि, व्यापार में लाभ। अब मान लिया जाए कि गुरु और बुध का संबंध कुंडली में षडाष्टक योग वाला है, तो थोड़ी परेशानी आएगी। अब वो फलादेश कैसा होगा? तो गुरु में बुध के अंतर में जातक के लिए व्यापार में हानि की संभावना है, धन हानि की संभावना, वचन दे करके समय पर बात कह करके आप पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके चलते समाज में आपकी छवि खराब हो सकती है। राजनीति में है तो आप पद आपका ले लिया जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। चुनाव लड़ने जा रहा है कोई व्यक्ति, तो हम उसको कहेंगे कि संभवतः गुरु बुध का संबंध ठीक नहीं बैठ रहा है आपकी कुंडली में, अगर महादशा चल रही है तो संभवतः टिकट न मिल पाए आपको,
ये स्थिति उत्पन्न होगी। या आपको वादा करके सामने वाली पार्टी, मतलब जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, संभवतः वादा तो आपको से लोग करेंगे, अच्छी बात कहेंगे, लेकिन समय आने पर मुकर जाएंगे। फलादेश सेम इसी से बदलता है, इतना ही देखना होता है। गुरु में केतु, केतु को ऊंचाई कहा गया है, गुरु को ज्ञान कहा गया है, तो गुरु में केतु के अंतर से अच्छा प्रभाव मिलता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि केतु अच्छे होने चाहिए। जब केतु अच्छे नहीं होंगे, मान लीजिए गुरु केतु का संबंध षडाष्टक योग का है, तब तो खराब फल। अन्यथा कि गुरु में केतु का अंतर तीर्थ यात्रा कराता है, धन आभूषण की प्राप्ति कराता है, धार्मिक कृत्य कराता है, धर्म में जातक की रुचि को बढ़ाता है, ये बहुत अच्छा है। अब मान लिया जाए कि केतु का संबंध गुरु के साथ षडाष्टक योग का है, बहुत अच्छा नहीं है, केतु पीड़ित है, तब गुरु में केतु का अंतर, जातक धर्म से च्युत होगा, धर्म में उसकी इच्छा नहीं लगेगी, धन हानि करेगा, गलत खान पान आदत की तरफ का। देखिए गुरु पेट के कारक हैं, पेट का रोग होता है। अब गुरु में केतु का जो अंतर होगा वो रोग उत्पन्न कराने वाला होगा। तो जब जातक गलत खान पान करेगा तभी तो पेट या किसी भी तरह का रोग होगा। हमारे जीवन में रोगों के पीछे एक बड़ा सूत्र काम करता है, हमारा गलत खान पान, गलत आहार व्यवहार। जोड़ लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। गुरु में शुक्र के अंतर को बहुत अच्छा कहा गया है, अत्यंत श्रेष्ठ। ये जातक को धर्म में रुचि दिलाने वाला होता है, ज्योतिष में रुचि दिलाने वाला होता है, सत्संग में रुचि दिलाने वाला होता है, सामाजिक कृत्य जातक करेगा, लोगों की मदद करने वाला होगा। यह अत्यंत श्रेष्ठ है। अब सवाल उठता है कि गुरु में शुक्र का अंतर क्या सदैव अच्छा ही होगा? मान लीजिए गुरु शुक्र का संबंध कुंडली में षडाष्टक योग वाला है, तब फिर परेशानी वाला होगा, मधुमेह कराएगा। शत्रु के साथ, गुरु के साथ जातक के संबंध में खटास उत्पन्न होगा, जातक गुरु द्रोही हो सकता है, जातक गलत चरित्र वाला हो सकता है। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु तेज है, तो गुरु हमेशा तेज रखेंगे। गुरु ऊंचाई है, गुरु चमक है, और शुक्र भी चमक है। तो जातक चमक में जाएगा तो जरूर, लेकिन अच्छे नहीं, बुरे कृत्यों की ओर। तो हम उसका फलादेश करेंगे कि भाई जुड़ेंगे तो आप अच्छे ही चीजों से, सामान्य शब्दों में कहूं तो चमक दमक से ही जुड़ेंगे, लेकिन मार्ग आपका गलत होगा। आप स्त्री संग करेंगे, गलत स्त्री संग करेंगे, इत्यादि इत्यादि। फलादेश बस इतना ही हो जाएगा। गुरु में सूर्य, ये बहुत बढ़िया माना गया है। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, मान लिया जाए किसी विद्यार्थी की कुंडली देख रहे हैं आप, गुरु की दशा में सूर्य का अंतर चल रहा है, तो ये सामान्य शब्दों में देखा जाए तो नौकरी दिलाने वाला होता है, अगर वो तैयारी कर रहा है तो। पर अब हर जगह हम कह देंगे कि नहीं, गुरु में सूर्य की स्थिति है तो नौकरी ही दिलाएगा, जरूरी नहीं है। परिस्थिति वसात हमें यहाँ पर विश्लेषण चेंज करना होगा। मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला माना गया है, व्यापार में सफलता दिलाने वाला होगा, राजनीति में सफलता दिलाने वाला होगा। परंतु गुरु सूर्य का संबंध खराब है, तब भी अच्छाइयां तो मिलती ही हैं, पर छोटी मोटी परेशानियां, मान हानि या किसी न किसी तरह की परेशानी की स्थिति भी उत्पन्न होती है। गुरु में चंद्रमा, ये भी बहुत बढ़िया माना गया। आप जानते हैं गजकेसरी योग है, सत्कार्य करने वाला, जातक पुत्र पौत्रादि से युक्त हो जाता है, इसमें वृद्धि होती है, धन धान्य में वृद्धि, हर तरह के सुख में वृद्धि, समाज में मान सम्मान में वृद्धि, यानी कुल मिलाकर के ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। अब मान लीजिए चंद्रमा ही कुंडली में पीड़ित है, चंद्रमा गुरु का संबंध षडाष्टक योग में है, चंद्रमा नीच राशि में अस्तमृत अवस्था में बैठा है, तब उस अवस्था में मानसिक अशांति होगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, गृह कलह की स्थिति होगी। अब गुरु चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करा रहे हैं, तो परेशानियां बहुत बड़े रूप में नहीं होंगी, भले वो कारक हो या अकारक, पर हां परेशानी होगी अवश्य। मंगल में, गुरु में मंगल का अंतर बहुत अच्छा माना गया है, भूमि लाभ कराने वाला, यश लाभ कराने वाला, कार्य सिद्ध कराने वाला, यानी कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया होता है। नित्य एक तरह से देखें तो ये समय अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो इसी तरह से किसी भी ग्रह के प्रभाव को देखा जाता है। वहीं एक पॉइंट मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में समझाया करता हूं कि गुरु की दशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है और गुरु में राहु का अंतर चल रहा है, तो गुरु में राहु का अंतर बेहद कष्टदायी होता है, बेहद परेशानी देने वाला होता है। ये मेरे खुद का अपना अंदाजा रहा है कि मैं लगभग इसी बात की चर्चा करता हूं, भाई गुरु की दशा है आपके जीवन काल में तो राहु का अंतर आपके लिए कष्टदायी होगा। पर वहां भी जब मैं विश्लेषण करता हूं तो ये देख लेता हूं कि गुरु और राहु का संबंध कैसा है। अगर गुरु राहु का संबंध षडाष्टक योग का है तब तो ये परेशानी बड़ी मात्रा में होगी, परंतु ऐसा नहीं है। गुरु संबंध, राहु का संबंध तीसरे 11वें का है, नवम पंचम योग है, केंद्र का संबंध है, तब मैं कहूंगा भाई परेशानी आएगी, कम से कम होगी, इतनी बड़ी परेशानी नहीं आएगी। तो गुरु की दशा आपको चल रही है और गुरु की दशा में बाकी के ग्रहों के अंतर से चलते किसी भी तरह से आप परेशानी महसूस करें तो उपाय क्या करना चाहिए? कोई विशेष उपाय नहीं, मंदिर जाया करिए, मंदिर में नित्य दर्शन किया करिए, गुरु मंत्र का जप किया करिए, गुरु दीक्षा लीजिए, मंदिर की साफ सफाई करिए। बस इसी से गुरु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और गुरु की दशा का श्रेष्ठ प्रभाव मिलने लगता है। आशा करता हूं ये जो दशाओं का प्रभाव मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, आप बस थोड़ा सा प्रयत्न करिए समझने का, और ये चीजें इतनी सरल हो जाएगी कि मुझे वो लाइन दोहराना पड़ेगा कि ग्रहों से
डरना नहीं, वरन ग्रहों से मेरे चैनल से जुड़े हैं तो खेलना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।